हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूरियस एंटरटेनमेंट चैनल। सो मैं संध्या। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, विच इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉट बिकॉज कि आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, आपके एग्जाम में आएगा एंड इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट एज एन इंडियन सिटीजन आई मस्ट से कि हर एक भारत के नागरिक को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको आप जनरल नॉलेज भी समझिए और अपने सिलेबस का पार्ट भी समझिए। हम इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। एंड ये सेशन जो है ये अपडेटेड सिलेबस है 2023-24 सेशन का। सो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं। हम इसे दो पार्ट्स में बनाएंगे। आज पार्ट 1 है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, राइट्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसे सीखने से पहले हम जानना चाहेंगे इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम किन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। सो हम क्या सीखेंगे इसमें इसमें सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जो कि हमें हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इन राइट्स को कौन या कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे राइट्स को समझने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी का रोल किस तरह से है। ठीक है। और आखिर में हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है। सो शुरू करने से पहले हम कहेंगे एक कहानी, और ये कहानी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो फॉलो करनी है और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है ना। देखिए, मैं हाइलाइटर पहले ऑन कर लेती हूँ। यस। सो यहाँ पर आपको एक व्यक्ति है जिनकी पिक्चर दिख रही है, एक न्यूज़ है। ठीक है। 2005 की ये न्यूज़ है। एंड इन व्यक्ति का नाम है मचाल लागू। ठीक है। ये है ये शख्स। अब कहानी बेटा ये है कि अप्रोक्सीमेटली 54 ईयर्स पहले, लाइक जब ये काफी यंग एज के होंगे, 21-22 साल के, इनको एक केस में जो है वो अरेस्ट किया गया। ठीक है। और बहुत लंबे समय तक इनके ट्रायल्स चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एंड आफ्टर 54 ईयर्स वो बाइज्जत बरी हुए। बेसिकली उस केस में इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है। अब इससे हम ये समझते हैं, ये समझना जरूर चाहेंगे, किसी इंसान के 54 ईयर्स, उसकी लाइफ के 54 ईयर्स ले लेना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल्स, क्या ये जस्टिस डिलीवर्ड है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मतलब कि एक बच्चा जन्म लेकर 54 ईयर्स का, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाएगा, इस बीच में उन्होंने इन इंसान की, कानून ने एक पूरी की पूरी उम्र, एक पूरी की पूरी जिंदगी छीन ली। क्या ये सही था? क्या ये जस्टिस था? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बात कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय मिलने में देरी होती है तो ये वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को न्याय ना मिल पाना, किसी बेकसूर को सजा मिलना। आप खुद सोचिए कि 54 ईयर्स, 54 साल उस इंसान के जेल के अंदर कैसे बीते होंगे, है ना। तो क्या ये जस्टिस था? नहीं था। आई थिंक सो। एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, यानी कि हर एक सिटीजन का ये राइट है, उसका एक ये हक है, अधिकार है कि उसके जो ट्रायल्स हैं वो फेयर हो और जल्द से जल्द स्पीडी हो। Machar's case shows what happens when the rights granted by the Constitution are not available in practice। यानी कि इस केस से हमें पता चलता है कि आखिरकार एक इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है जब किसी व्यक्ति को उसके अधिकार समय पर सही तरह से ना मिल पाए। ठीक है। इसी तरीके का एक और केस है एशियन गेम्स का। देखिए, ये लाइक मिड 70s की बात है जब भारत देश में एशियंस गेम्स हुए थे। एंड इस समय पर क्या हुआ था कि कुछ जैसे जब कभी कुछ ऐसे इंटरनेशनल गेम्स होते हैं ना, तो किसी भी देश में जिसमें होता है उसमें डेवलपमेंट बहुत होती है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बहुत सारे मजदूरों को नौकरी मिलती है, बहुत कुछ होता है।
ठीक है। जैसे कि 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भी इंडिया में अगर हम दिल्ली में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उस समय पर हुई भी थी, प्लस करप्शन भी। सिमिलरली इस समय पर भी ऐसा देखा गया कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्हें लेबर से काम करा रहे थे, बहुत घंटों तक काम कराया जाता था और उनको करेक्ट वेजेस नहीं मिलते थे, मिनिमम वेजेस नहीं मिलते थे, और उनके लिए कंडीशंस सही नहीं थी। लाइक उनके लिए बेसिक नेसेसिटी की चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती थी, कि जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पर हाथ धोने के लिए कुछ नहीं है, साफ सफाई का कुछ भी इंतजाम नहीं है, प्लस खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और रिगरसली घंटों काम कराया जा रहा है और उनको बदले में मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे हैं। जब ये चीज़ें सामने आई तो इन चीज़ों को ठीक किया गया और मिनिमम वेजेस को बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि इस समय पर एक मिनिमम वेज का जो राइट है, जो कि एक सिटीजन को मिलना चाहिए, एक जो न्याय है वो उसे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। अब ये सब चीजें क्या बताती है कि क्योंकि एक बेसिक सी जरूरत थी, दोनों ही केसेस में अगर हम देखें, एक बेसिक सी जरूरत थी कि एशियन गेम्स के टाइम पे लेबर्स को सही वेजेस मिलने चाहिए थे, करेक्ट कंडीशंस मिलनी चाहिए थी। सिमिलरली दूसरी केस में उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था। ये सब नहीं हो पाया। अब ये सब हमें कैसे मिल सकेगा, उसे कहते हैं राइट्स। ठीक है। आपकी बहुत बेसिक सी जरूरतें जो कि आपको एज अ इंसान जन्म लेने की वजह से, इस देश में जन्म लेने की वजह से मिलनी चाहिए। ठीक है। जिसको कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत डिनाई ना कर सके, उन्हें राइट्स कहते हैं, उन्हें हमारे अधिकार कहा जाता है। ठीक है। इसकी अगर हम शुरुआत करें ना, देखो, तो वो बहुत पहले से चली आ रही, लाइक 13th 14th सेंचुरी से इसके बारे में बात चली आ रही थी। बट इंडिया में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेट आया, एंड जब शुरुआती समय में आया तो हम इसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। जिसमें कहते हैं बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है राइट्स की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, एंड इसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट को एक सिटीजन के ऊपर क्या क्या करना मना है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस ले रही है, उनके बदले में गवर्नमेंट को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैज had realized the importance of rights and demanded that British rulers should respect rights of the people. The Motilal Nehru committee had demanded a bill of rights as far back as in 1928. The constitution listed in the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. The fundamental rights suggested that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जब ये रियलाइज किया गया कि भारतीय जनता को बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो भी नहीं मिल रही थी, तो उस समय पर बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी, और ये कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके लिए अलग से कोई प्रोविजन होना चाहिए इनकी प्रोटेक्शन का। लाइक एज अ सिटीजन, अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मतलब मेरे पास पढ़ने का अधिकार होना चाहिए जब मैं इस देश में पैदा हुई हूँ, तो अगर वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर्टिकुलर राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके लिए भी अलग से प्रोविजन यानी कि प्रावधान होने चाहिए। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि जिस भी देश के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की और गारंटी इस बात की कि ये हर एक सिटीजन को मिलेंगे, ये जिम्मेदारी कौन किसकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री की। हाउ एवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। यानी कि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, सबको मिलने चाहिए, बट स्टिल ये एब्सोल्यूट पावर नहीं होते, ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं होते। ये नहीं कि अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मैं किसी का दिल दुखा के आ जाऊं। अगर मुझे अधिकार है कि मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म को बुरा कह दूं।
ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इनको कहते हैं कुछ बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना, ठीक है? गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। रीजनेबल इसलिए क्योंकि ये समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है? और कुछ रुकावटें हैं ऑन द एक्सरसाइज और ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको आया होगा समझ, ठीक है? हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? आपको ये किस तरह से लग रही है सीरीज, प्लीज आप इसमें लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इसको थोड़ा बेटर अगर कर सकते हैं तो किया जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।